नमस्कार, न्यूज 18 हिमाचल हरियाणा पंजाब में आपका स्वागत। मैं विचित्र शर्मा आप लोगों के लिए द टॉक शो, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूं। और द टॉक शो में आज मैं जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, यकीन मानिए वो शख्सियत बहुत ज़बरदस्त हैं और आज की अग्निवीर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे पहले कि मैं उन शख्सियत के साथ आपका तारुफ करवाऊँ, आपका रास्ता कायम करवाऊँ, मैं कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो रखना चाहता हूँ। परिंदों को कब दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला दुर्गाकोट जैसी दुर्गम चोटियों को फतेह करने का, उसे कब परवाह होती है कठिन डगर में डगमगा जाने की। जी हाँ, ये जो शब्द हैं, ये जो अल्फाज हैं, ये जो वाक़यात हैं, मैंने उन शख्सियत के लिए बयां किए हैं जो शख्सियत आज हमारे साथ हमारे इस टॉक शो में मौजूद हैं। चलिए सीधी मुलाकात करवाते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं मेजर अशोक कुमार कपूर। आपका बहुत स्वागत मेजर साहब न्यूज 18 पर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मेजर साहब, जिस बात को लेकर हम लोगों ने ये रास्ता कायम किया है और जो बातचीत हम लोग करने वाले हैं, उसमें अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो बेईमानी होगा, सवाल के साथ ही बेईमानी हो जाएगा कि आपने जो है वो दुर्गाकोट जैसी जो दुर्गम चोटी है उसको फतेह किया है, तो उसकी जो डगर थी वो कितनी कठिन थी, ये मैं सवाल नहीं पूछना चाहूंगा। सवाल मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस चोटी को फतेह करते समय आपका जो है वो दूसरी दुनिया के साथ कितनी मर्तबा जो है वो रास्ता कायम हुआ और कितनी मर्तबा दूसरी दुनिया ने आपको इसी दुनिया में रहने के लिए जो है वो मौका दिया। तो विचित्र जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माउंटेनियरिंग में दूसरी दुनिया से वात्सा आपका पड़ता रहता है, ठीक है, बिकॉज वंस आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि डिफिकल्टी लेवल कितना है जी। और हम जब कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, इट्स नॉट की माउंटेनियरिंग, इसमें हर स्पोर्ट्स आता है, जो भी आउटडोर स्पोर्ट्स है वो हर एडवेंचर है। मेरे साहब, इसलिए भी मैंने ये सवाल पूछा है आपसे क्योंकि जहाँ तक मैंने स्टडी किया है उस दुर्गाकोट वाली चोटी को, तो उसमें पिछली मर्तबा भी एक खिलाफ सिंह नाम के एक शख्स गए हुए थे वहाँ पर, कुछ बंगाली जो टूरिस्ट थे उनको लेकर, वो आज दिन तक वो वापस नहीं आए और वापस तो क्या वो मिले तक नहीं है। हाँ जी, ये जो खिलाफ सिंह जी हैं ये वहीं बाछम गाँव के रहने वाले थे, वो एक गाइड है, वो वहाँ के गाइड थे। वहाँ जो है टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया जाता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने कोर्सेज करके अपने घर को उसी पैसे से चलाते हैं। तो जब ये जो बंगाली टीम्स आई थी उनको लेके वो बच्चा गया था और अचानक स्टॉर्म्स आने से मौसम खराब हो गया और इतनी स्नोफॉल हुआ कि अचानक वो लोग जो है वो स्नो के अंदर एवलांच में फंस गए। एवलांच क्या होता है कि अस्थिर बर्फ का बड़ा भाग होता है जो कई कारणों की वजह से ऊपर से नीचे आता है, और जब वो नीचे आता है तो अपने साथ चपेट में जो भी आता है उसको लेके आता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, जो भी उसकी चपेट में आएगा उसको लेकर के वो नीचे रन और जोन में बिछा देता है। तो वैसा ही उनके साथ हुआ। तो खिलाफ सिंह जो है उसके बीच में चले गए, अभी तक वो नहीं मिल पाए। तो इसीलिए तो मैं ये वही जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी वहां पर चढ़े और सुना तो ये भी है कि आप लोग अंधेरे में चढ़े थे। कोई इतना हौसला कि आप लोग अंधेरे में ही चढ़ रहे, कभी उजाले में जाते आप लोग? नहीं, देखिए उजाले में क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्सपीडिशन करते हैं, ट्रैकिंग और एक्सपीडिशन में बहुत डिफरेंस है ना। जब आप एक्सपीडिशन करते हैं तो क्या हमें रात को इसलिए चलना पड़ता है बिकॉज रात को क्या होता है, पहाड़ शांत होता है, बर्फ स्थिर होती है, एक थिक लेयर बनी होती है जिसको बोलते हैं क्रस्ट जी। अगर क्रस्ट है तो आप क्या है इक्विपमेंट्स की मदद से और आप स्नो में अंदर नहीं धंसते हो। जैसे जैसे मौसम साफ होगा, सूरज बाहर आएगा, स्नो पिघलेगी, सॉफ्ट में बदली होगी, आप अंदर घुसेंगे, पावर ज्यादा लगेगी, एनर्जी लॉस होगी और ज्यादा कैजुअलिटी और ज्यादा वीकनेस आती है। तो हम इसीलिए हम मॉर्निंग में रात को स्टार्ट करते थे सो दैट सुबह तक अपनी मंजिल में पहुंच करके अपने जो अब टास्क है उसको कंप्लीट करके और वापस कैंप में आ जाए। मेजर साहब, मैंने ये भी सुना है कि आपका ही ट्रुप है, आप एक पहले भारतीय सेना में पहले ऑफिसर हैं जो कि अपना ट्रुप लेकर जो है इस दुर्गाकोट की चोटी को फतेह किया है आपने। तो इससे पहले इस तरह की क्यों कोई नहीं कर पाया है जो आपने ये कर दिखाया? देखिए, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि मैंने बहुत कुछ बड़ा कर दिया, लेकिन हमें एज अ फौजी हमें एक मौका मिला, एक टीम लेकर के पहली बार मेरी रेजिमेंट की टीम वहाँ गई जी और हमने वो फतेह किया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एज अ लीडर, मैं उस एक्सपीडिशन में लीडर था जी। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस लोग थे जिनसे मुझे सीखने को भी मिला और कुछ जो मेरे अंदर नॉलेज था हमने उनके साथ शेयर करा। और दूसरा, वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, जो पोर्टर्स साथ में होते हैं। मतलब एक्सपीडिशन में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क है।
और जब टीम साथ में चलती है ना तो आप कभी हारते नहीं। जैसे आप परिवार ले लीजिए, अगर आपके पड़ोसी भाई बहन सब अभी भी एक साथ हो जाएं जैसे पहले हुआ करता था, तो मैं बोलता हूँ वो उस परिवार से तगड़ा कोई परिवार होता ही नहीं है। तो ये माउंटेनियरिंग भी एक ऐसी चीज है कि यदि आप माउंटेनियरिंग में सबको साथ लेके चलते हो तो आप बड़ी से बड़ी चोटी को फतेह कर सकते हो। एवरेस्ट 8,848 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल। उसके बाद हिंदुस्तान में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। बिकॉज कंचनजंगा, और कंचनजंगा भी आप फतेह करके आए हैं। जी, कंचनजंगा 2004 में हमारी रेजिमेंट की टीम गई थी, डोगरा रेजिमेंट की टीम गई थी, जिसमें कर्नल शर्मा सर हमारे लीडर होते थे और उनके गाइडेंस में मैं सीखा हूँ उस टाइम। तो उनके साथ जब हम गए थे तो नए थे हम, तो उस टाइम जोश होता था तो हम जोश से चढ़ते थे। अभी हम जाते हैं एक्सपीरियंस से, जो हमारे उस्तादों ने सिखाया, जो हमारे दोस्तों ने हमें बताया, जो प्रीवियस माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने पुराने बहुत तगड़े माउंटेनियर्स होते हैं दुनिया में, हमने तो कुछ नहीं करा है, हमसे अच्छे माउंटेनियर्स हैं। यूथ के लिए कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि कई मरतबा ये देखने में आता है कि उनको जो आर्थिक जो नुकसान होता है या आर्थिक की ना होने की वजह से जो है वो नहीं जा पाते हैं वहाँ पर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, यूथ वहाँ जाने से पहले कुछ एक प्रोटोकॉल्स है, उसको बोलते हैं QR। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को जाना है किसी एक्सपीडिशन में तो मेरे पास सबसे पहले बेसिक कोर्स होना चाहिए। बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, ये मेरे को MOI करना होना चाहिए, मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उस पहाड़ पर जा सकूं। ये तमाम सारी चीजें तो कर भी लेगा कोई ना कोई यूथ जो है, लेकिन वो पैसा कहाँ से करेगा? ओके, अभी इसका क्या है कि कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। तो वहाँ ये कोर्सेज जो है, इन कोर्सेज की कम फीस है। उसके बाद HMI एक इंस्टीट्यूट है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है। निम है एक, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वो उत्तरकाशी में है। लेकिन हमारे धर्मशाला में एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी वो कोर्स कर सकता है। अदरवाइज कुछ एक प्राइवेट एजेंसीज हैं। सिर्फ माउंटेनियरिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप पैसा कमाने के लिए किसी को सिखाओगे ना तो आप माउंटेनियर नहीं बन सकते। आप अगर किसी को पैसा लेने के लिए अगर आप पहाड़ चढ़ा रहे हो तो उस आदमी को मैं माउंटेनियर नहीं बोलता हूँ। और आप, हमने सुना है कि एशियन गेम्स में भी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और भी भारतीय जितनी भी गेम्स होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट आपने किया। किन किन में किया और किस खेल में किया? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सन 2010 में मैंने ओपन एशियन समर बैथलन IBU उज्बेकिस्तान में मैंने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स में। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद फिर मैं JNK गया। उस टाइम मैं JNK में पोस्टेड था, तो वहाँ पे श्री उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया था। तो उन्होंने मेरे को JNK गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को एप्रिशिएशन मिला। अभी आप हाईलाइट हुए क्योंकि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी आपको अप्रिशिएट किया, और भी कई जगहों से आप अप्रिशिएट हुए हैं। उत्तराखंड में भी आपको बहुत अप्रिशिएशन मिली है इन सब चीजों के लिए। तो इस पूरा जो ये एक्सपीडिशन था, ये क्योंकि हमने काफी टाइम के बाद किया है। हमारी रेजिमेंट मानी हुई रेजिमेंट है। कुमाऊं और नागा, डोगराज, ये एक ऐसे लोग होते हैं जो पहाड़ी होते हैं और पहाड़ी लोगों के खून में वो चीज होती है। मतलब पहाड़ों में अगर आप बोलो कि चढ़ाई करनी तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है पहाड़ी, बिकॉज उसको उस माहौल में ढलने के लिए समय नहीं लगता। बिल्कुल। वही आदमी अगर कोई प्लेन से आएगा तो उसको थोड़ा समय लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्लेन वाले नहीं कर सकते, प्लेन वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई बिहार से वो मौका मिलने वाली, और उनको थोड़ा सा एक आपकी तरह कोई गाइड मिले तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप ट्रेनर भी हैं आर्मी में? हाँ जी। तो मैं बेसिकली माउंटेन के कोर्सेज किए हैं मैंने। मैं HMI में भी इंस्ट्रक्टर रहा था। इसके अलावा विदेश से भी आपने डिप्लोमा किया, ऐसे मैंने स्टडी किया? हाँ जी, मैंने स्विट्जरलैंड में एक PhD कोर्स किया है जिसको एवलांच रेस्क्यू स्पेशलिस्ट कोर्स बोलते हैं। उस कोर्स में क्या होता है, अगर कोई बर्फ में घुस जाए तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो वो टेक्निक्स में वहाँ से सीख के आया हूँ। और आने वाले समय में मतलब मेरे अंदर वो चीज़ है कि जो मैं सीखा हूँ मैं चाहता हूँ कि उसको मैं बताऊँ, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। जी बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज़ आती है आप उस चीज़ को बताइए। बिल्कुल, नहीं बताना चाहिए डेफिनेटली। हाँ, उस चीज़ को अगर आप बताएंगे, सिखाएंगे तो आने वाले समय में दूसरों को भी मौका मिलेगा, वो आगे को बताएगा। तो जैसे एक मूवी थी उसमें बोलते थे ना 3 आदमी को हेल्प करिए। एक मूवी देखी थी उसमें बोलते थे 3 आदमी की हेल्प करो। इतना ही चाहता हूँ मैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपसे मेरी बात हो रही है तो ये चीजें अगर यूथ में पहुंचे तो सिर्फ आजकल के यूथ को मोटिवेट करना सबसे बड़ा महाभारत है। टास्क के पीछे एक क्या होता है, कुछ रीजन छुपा होता है। उस रीजन को समझने से पहले अगर आप बवाल खड़ा कर दोगे तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते। आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते।
अगर आप पहाड़ को देखने से डर जाओगे यार बहुत ऊंचा है तो आदमी नहीं डरता, तो आप चल नहीं सकता। मेजर साहब बहुत रेयर है ये, एक तो आप हमारे साथ बैठकर इस तरह की बात कर पा रहे हैं, ये बहुत रेयर है क्योंकि भारतीय सेना अनुशासन के लिए जानी जाती है। और आप जब अवकाश पे आते हैं तो क्या ये सब कर सकते हैं? ऐसी नहीं, देखिए आप एज अ फौजी अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ जी, तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप किसी की मदद मत करिए जी, ठीक है। अगर मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ तो मुझे कोई मेरा हाथ नहीं पड़ता कि इसको मोटिवेट क्यों कर रहे हैं। बिकॉज देखिए हम फौज में दो चीज नहीं कर सकते, एक तो मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता जी, ठीक है जी, बिल्कुल। और दूसरी चीज हमें फौज ये सिखाती है कि मैं फौज की कुछ ऐसी चीज प्रोजेक्ट ना कर दूं जिससे फौज को नुकसान हो। और अगर किसी यूथ को ट्रेन करके मैं फौज में लाना चाहता हूँ, उससे बड़ा चीज नहीं हो सकती है। बिल्कुल, वो हर आदमी को करनी चाहिए। हमने शुरुआती ही दौर में जब इंटरव्यू की शुरुआत करी थी मेजर साहब, मैंने कहा था कि आज मैं आप लोगों को एक अग्निवीर से मिलवाऊंगा। आज के अग्निवीर, भविष्य के अग्निवीर तो अभी होकर होंगे, लेकिन अब के अग्निवीर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेजर अशोक कुमार कपूर जो हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सिपाही रैंक से शुरुआत की थी। और यकीन मानिए कि बहुत कम होते हैं जो सिपाही रैंक से शुरुआत करते हैं और मेजर तक पहुंचते हैं। ये मैं स्टोरी सुनना चाहूंगा, बहुत दिलचस्प होगी अगर होगी भी तो, क्योंकि 2 दशक में आप मेजर रैंक तक पहुंच गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा काबिले तारीफ है मेजर साहब। मेरे सक्सेस यहाँ पहुंचने के पीछे जो कुछ लोग थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता जिसने मेरे को जन्म दिया जी, तो मैं सबसे ये पूछा, भगवान देखा? आपने देखा विचित्र जी भगवान? मैंने बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन उसी तरह से होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा, ये मतलब मेरी मेंटेलिटी है। मैंने भगवान देखा अपनी माँ के अंदर, वही कह रहा हूँ जो हमारे आसपास होते हैं वही ईश्वर देखना होता है। तो मेरी मम्मी ने एक चीज बोली थी, बेटा घबराना नहीं है, गलत काम मत करना लाइफ में जी, ठीक है, आगे बढ़ते रहो जी, ठीक है। तो ये था। सेकंड, मेरे को इंस्ट्रक्टर्स मिले जी जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। थर्ड, मेरे ऑफिसर्स थे जो उस टाइम हमारे सीओ कमांड अधिकारी थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, क्योंकि पीछे खींचना नहीं है। जब आप अच्छा कर रहे हैं तो आप उसको पुश करिए सो दैट वो बच्चा और आगे जाए। लेकिन ये उतना आसान भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। और मैं साहब आपने भी नहीं शायद सोचा होगा कि आप इस रैंक तक भी आप पहुंच सकते। आप सही बोल रहे हैं। मेरे दिमाग में एक था, जब मैंने फौज ज्वाइन की थी तो मेरे को ये था कि मैं ऑर्डिनरी कैप्टन बन के आऊंगा जी। देखिए रैंक होता है वो जवान का, बिल्कुल, और होता भी ऐसे ही। मैंने बनना था बिकॉज क्यों, कुछ करने का। एक तो मैं गद्दी हूँ, और गद्दी आपको पता है क्या बात है, बहुत वो होते हैं, झुंड होते हैं, बहुत डेयरिंग होते हैं। हाँ, और आपने अगर ये इस कम्युनिटी की बात करी है तो इनमें खासियत ये है कि वर्क कल्चर दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो काम है, जो जिस तरह से रहन सहन है, दोनों का सेम बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी पहाड़ों में ही अपनी अमूमन सारी लाइफ बिता देते हैं। बहुत टफ होता है उनका भी, बरसात में, गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, कड़ाके की सर्दी में। और आपका भी वैसे ही होता है। बिल्कुल। हमारे जो मामा और उनके जो नाना वगैरह थे हमारे, वो पहाड़ में भेड़ बकरियां रखते थे। तब हमें पता लगता था मामा जी कहाँ है, बोला वो आएंगे 3 महीने के बाद। कहाँ गए हुए हैं? वो भेड़ बकरियों के पास है। तो उसको बोलते हैं एडवेंचर। हमारा तो एडवेंचर क्या हो, जाएंगे, पीक चढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे जी। ये बकरवाल जो होते हैं, जो भेड़ बकरी के साथ रहते हैं गद्दी लोग, इनके बराबर माउंटेनियर नहीं हो सकता कोई। ये होते हैं असली पहाड़ी, जो कि सर्वाइव करते हैं चाहे वो जैसी मर्जी टफ कंडीशन हो। आज के यूथ को आप कहाँ देखते हैं मेजर साहब? देखिए, आज के जो यूथ हैं, आजकल के यूथ और जो पुराने वाले यूथ होते थे, उनमें क्या है, मेरे हिसाब से बहुत फर्क हो गया। बिकॉज अभी क्या है, टेक्नोलॉजी, उसके बाद आने वाले समय में हम लोग पैदल जाते थे क्रिकेट खेलने, हमारे को होता नहीं था, तो वो बॉल को बना करके ना जुराब से, कई बार अलग अलग चीजें, कपड़े का होता था, लिफाफों का, पॉलिथीन का, वो मैं खेलता था, उसी से हम खेलते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे यूथ क्या है, टेक्नोलॉजी का आदी होने लग पड़ा है, और वो इस फील्ड से, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, इस फील्ड में क्या है, कम इंटरेस्ट ले रहे हैं वो लोग जी। और फौज में आना है तो आपको जिंड तो बनना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। जिंड मीन्स यू आर सपोज टू मेंटली फिट होना पड़ेगा आपको, फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा। अब ये 2 चीजें तो है ही, और तीसरा पढ़ाई। अब तो पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि वो आधुनिक हो गई है, आर्मी भी आधुनिक हो गई है, तो मॉडर्नाइजेशन। अभी मैंने कई यूथ देखे, बोलते हैं कि मेजर साहब मेरा ग्राउंड भी हो गया, मैंने तो ये भी कर दिया, मेरा तो सब कुछ हो गया, फिर भी मैं हुआ नहीं जी। बट उसको ये नहीं पता कि उसका कुछ वीकनेस होगी जी, इसकी वजह से उसको फौज में भर्ती होना आसान थोड़ी नहीं है जी। दुनिया सोचती है, अगर है किसी में इंटरेस्ट है, वो आए, अपना ट्रेनिंग करे और बन जाए। लेकिन ये बातें तो ठीक है मेजर साहब, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं आपकी पब्लिक लाइफ में, आपकी निजी लाइफ में। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये तो ठीक रहा कि आप यहाँ तो अग्निवीर हैं आर्मी में,
लेकिन आप बचपन से ही ये जो समाज में भी अग्निवीर जैसी भूमिका आप निभाया करते थे। देखिए, अग्निवीर शब्द आपने बहुत बड़ा बोल दिया मेरे लिए जी, बट मैं बहुत ही डेयरिंग आदमी हूँ। हाँ, तो वही डेयरिंग वाली बात है ना। वो डेयरिंग जो स्टेप आप उठाते थे, बिल्कुल मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा बहुत मजे की बात है इस वक्त जो मैं कहना चाहूंगा। आई थिंक शायद ही मेजर साहब को ये बात भी पता भी होगी या हो सकता है कि अचंभित हो सकते हैं। अच्छा, ये बातें तो ठीक है, मैं कह रहा था कि निजी लाइफ की बात मैं करने वाला हूँ। मेजर साहब, मैंने सुना है कि आपने जो आज आपकी अर्धांगिनी है, बचपन में आप उनका हाथ मांगने खुद ही चले गए थे, घर वालों को नहीं भेजा था आपने, ऐसा है? नहीं, आपने सही सुना है। ये आपको बताया किसने पहले? नहीं, वही बात है, तो मैंने कहा था कि बिल्कुल अचंभित हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे कैसे कर दिया? आपको जरा डर नहीं लगा? समाज का ख्याल करते आप, उस वक्त भी आप अग्निवीर बने हुए थे। देखिए, अभी मेरे को उसकी भी डेट याद है, 10 अप्रैल 2004 की बात है। क्या बात है? उस समय मेरे कजन की शादी थी और मैं नया फौजी हुआ था, 1-2 साल नौकरी थी मेरी, तो मैं छुट्टी आया हुआ था। तो हमारी साइड क्या होता है कि गर्मियों में कि जब फौज में लड़का चला गया तो रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। क्या? तो मेरे भी रिश्ते आ ही रहे थे, तो रिश्ते मेरे आ ही रहे थे। तो फिर व्हाट हैपन कि इनिशियली मैं शादी में वहां गया तो मैंने देखा, मेरे घर वाले भी परेशान कर रहे हैं, फौजी बनी गया और 3 साल नौकरी हो ही गई है। क्या बात है ना? इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया, समाज सेवा भी कर रहा हूँ, देश की भी सेवा कर रहा हूँ। तो अभी आप शादी करना भी जरूरी है, क्योंकि घर में मम्मी पापा भी हैं तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाता है। और दूसरा फिर क्या हो कि वहां पे मेरे को एक लड़की दिखी, तो मुझे एक लड़की दिखी, शादी में लड़की देख लिया? हाँ जी। तो उसका नाम पूछा मैंने, तो उसका नाम जो मेरे को किसी ने बताया कि इसका नाम कविता है। तो मैंने बोला ठीक है कविता, मतलब ये रहते कहाँ है? बोला ये बेटा इनके घर है। तो मैं इतना डेयरिंग था, मैं उस घर पे चला गया, उसी वक्त चला गया, तुरंत इंस्टेंट एक्शन ले लिया। बिल्कुल विदिन मतलब चला गया। मैंने देखा घर क्या है, तो उनका छोटा सा घर होता था उस टाइम, है ना? तो घर देखा मैंने, तो वहां पर एक लेडी आए, तो लेडी जैसे आए तो मैं उनके पैर छू दिए, ये हमारे कल्चर में है पैर छूना। बिल्कुल, मैंने पैर छू दिए और मैंने उनको बोला कि मेरा नाम अशोक है, मैं सिद्धबाड़ी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ बारात में आया हूँ, तो मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को हंसे बोला, और उसकी मम्मी बोले पागल है। क्या बात? भाषा में उन्होंने बोला जी, ये पागल है, ये फौजी कैसे हो सकता है? बोला ये तो हंस रहे थे बोलो। हाँ, थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसके पापा भी आ गए, तो उसकी मम्मी ने बोला होगा कि बोला ये ऐसे बोल रहा है, तो वो भी हंसे होंगे। तो फिर वो वाली शुरुआत थी, वहां से 9.5 साल के बाद हमारी शादी हुई। क्या बात है, मतलब उन्हीं के साथ हो गई आपकी? हाँ, बिल्कुल। और आप इस तरह से? हाँ जी। और घर भी आए थे और आप घर भी ले गए थे उनको, और आपके घर वाले भी थोड़ा सा शक पकाए थे? जी, वो जब करमेक आती है ना हमारे लड़की वालों से आते हैं, वहीं से जब आपके यहाँ आ रहे थे? हाँ जी, वो आ रहे थे, तो मैं उनको अपने घर ले गया। तो मैंने अपनी मम्मी जी को बोला कि मम्मी ये है क्या बोलते हैं, कविता के मम्मी पापा, तो आप बात कर लीजिए आपस में और हो जाएगा, तो फिर मेरे बता देना शादी कर। लेकिन वो उस टाइम 8th में पढ़ती थी, मुझे ये भी नहीं पता था, वो तो लड़की देखने के लिए बोला, वो 8th में थी। तो उसके मम्मी पापा ने बोला बेटा आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला करेंगे वेट, भाई बड़ी लंबी नौकरी है अभी। क्या है ना? कपूर साहब, आपके यहाँ एक किताब भी आपके ऊपर लिखी गई, मैंने ऐसा सुना था, वो कौन सी किताब थी, क्यों लिखी गई? ये एक बुक है, उसका नाम है जर्नी ऑफ कपूर साहब। मेरी जर्नी के ऊपर एक किताब है, तो उसको अभी हम पब्लिश करेंगे, तो वो बुक कंप्लीट है। तो उसमें मैंने पूरी अपनी स्टोरीज लिखी है, और वो बुक एक ऐसी है ना, उस बुक में आप हंसेंगे, उस बुक में कुछ लिखा ही नहीं है। क्या बात है, ये कैसे? 380 पेज उस बुक में है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, वो खाली है बुक, सिर्फ हर पेज में एक फोटो है और एक लाइन लिखी हुई है नीचे बस, और वो फोटो सारा बयां करेगी। अब उस फोटो को देख करके आपने अपनी असेसमेंट बनानी है कि उस, जैसे मान लीजिए उस फोटो में मैंने एक पहाड़ बना दिया। हाँ, कई बार वो होता है ना जेस्चर, जैसे जेस्चर हमारे कई बार बड़ी चीजें कहते हैं। ये बुक मैंने इसलिए लिखी है ताकि यूथ उस किताब को देखे और देखने के बाद अपना असेसमेंट बनाए कि इस फोटो को देख करके मेरे दिल में क्या है। क्या है आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, हालांकि आर्मी वाले ही हैं, बहुत से आर्मी में, लेकिन रैंक कोई नहीं था, उच्च ओहदे पे नहीं थे, और आपके पिताजी तो भारतीय सेना में ही थे। देखिए, मेरे उनसे भी इंस्पिरेशन मिली आपको? बिल्कुल, मैं इसको छुपाता नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल क्लियर आदमी हूँ। मेरे पिताजी 1971 में फौज में गए थे। 1971 में। तो हमारे खानदान में काफी फौजी हैं, मेरे भाई हैं, कोई असम राइफल में है, कोई जैक राइफल में, मेरा एक ब्रदर है, कजन ब्रदर। उसके बाद मेरे मामा वगैरह ये भी काफी फौज में। हाँ, वैसे भी काफी है। आपकी कम्युनिटी में मैंने देखा कि मोस्टली जो है वो आर्मी में ही है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ, आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं, चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकते। हाँ जी, हाँ जी, भारतीय सेना से ही जुड़ा हुआ है। अभी भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ जो है वो जारी की है, अग्निवीर बनाने की बात करी है। तो भाई अग्निवीर
क्यों अग्निवीर बने युवा, और जो जिस तरह से अभी युवा कर रहा है, हाँ जी, तो वो क्या उनको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इसके लिए जवाब देने के लिए आई एम वेरी स्मॉल, पहली बात, बिकॉज इसके लिए हाई लेवल में बहुत लोग हैं जो आपको जवाब मिल जाएगा। बट आपने पूछा है तो मैं एक चीज बताऊंगा कि भारत एक पहला देश नहीं है कि जहाँ पे ये योजना हो रही है। अगर कोई किताब खोले ना, जिनको टाइम हो, जो ये कोई ट्रेन चला रहा है, देख रहा था मैं न्यूज में, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई पत्थर मार रहा है ना, किसी का सर फोड़ रहा है, तो ये मतलब दे आर वेस्टिंग देयर ओन टाइम, और हमारे सरकार का भी सत्यानाश कर रहे हैं वो लोग। बिकॉज हर योजना के पीछे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता है। गफलत में है युवा आज के। करेक्ट। तो उसमें क्या है कि जैसे मैं स्विट्जरलैंड में था, मैंने रशिया गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ, 2-3 जगह में गया हूँ, तो वहां मैंने क्या देखा, वहां पे स्विस आर्मी में एवरीबडी ज्वाइन आर्मी फॉर 2 years, 2 साल के लिए फौज ज्वाइन करते हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आने वाले समय में अगर मान लीजिए हमारी कंट्री को कोई प्रॉब्लम आती है जी, तो वो आदमी ट्रेंड हो, वो अपने देश के लिए सेवा करे। क्योंकि बातें तो सब करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन यार तो करना भी तो आना चाहिए ना। तो अब मतलब बाकी इससे ज्यादा तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता जी। बट इसमें अगर इसको पॉजिटिव ढंग से लें तो ये बहुत अच्छी चीज है। युवाओं से क्या अपील आप आह्वान करना चाहेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से? देखिए, मेरा युवाओं से एक ये अपील करना चाहता हूँ, बेसिकली मेरे साइड से, जो भी आपने करना है जस्ट थिंक, बिकॉज आजकल के युवा बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, उनके पास सोचने की क्षमता है, दे आर हैविंग मनी ऑल्सो, सब कुछ है उनके पास। मेरी अपील है कि अपने फील्ड से बताऊंगा, एडवेंचर टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो एज अ पहाड़ी। सो आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर बोलूंगा, आई गिव ऑर्डर टू एवरीबडी, प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आइए और अपने आप में देखिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। हर आदमी के अंदर, हर माँ ने जो बच्चा पैदा किया ना जी, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, बिल्कुल, उसको पहचानो, पहचानने की कोशिश, किसी को ले डाउन नहीं करना है जी। मैं भी कई बार हारा हूँ, बट मैंने अपना वो नहीं छोड़ा, एम, बिल्कुल, मेरा एम क्या है, हार के बाद ही जीत है। यस, दैट इज ये कहावतें हैं। तो एक पहाड़ों में भी कहावत है, अ माउंटेन इज नॉट हायर देन योर कॉन्फिडेंस बिकॉज इट विल बी कम अंडर योर फीट वंस यू रीच द टॉप। क्या बात है। बोलते हैं कोई भी पहाड़ आपके कॉन्फिडेंस से ऊंचा नहीं है, वो तुम्हारे पैर के नीचे आएगा। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये जो सुन रहे हैं जागे, इनको पता लगे कि भाई मैं आपके लिए आया हूँ, तो इस पहाड़ में आपने भी चढ़ना है। चलिए, बहुत धन्यवाद मेजर साहब, आपने हमें टाइम दिया, और हम लोगों को इतना आपका कीमती टाइम होता है। वैसे भी आर्मी का अनुशासन होने के चलते जो है बहुत से ऑफिसर जो है बातचीत नहीं कर पाते हैं मीडिया के सामने, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। तो मेजर अशोक कुमार कपूर, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जो है तमाम सवालों का जवाब दिया है, इनके लिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, कि तेरे लिए आसमां अभी और भी है, कहीं उलझ कर मत रह जाना किसी रोजो शब में। क्यों? क्योंकि तेरे लिए जमीन और मुकाम अभी और भी हैं, खुदा के इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। शुक्रिया।